नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी कर लिया है। आज का ये जो लेक्चर है वो तीसरा भाग है, जिसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। इसके पहले हमने नाउन प्रोनाउन के बारे में अच्छे से डिटेल में बात किया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो एडजेक्टिव को समझने में होगा। एडजेक्टिव को समझने से पहले जो 2 बातें हैं जो मैंने आपको इसमें से एक बात बताई हुई है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव को पढ़ाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी प्रेडिकेट की। ऑलरेडी मैंने आपको सब्जेक्ट बता रखा है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन। कोई भी काम अगर हो रहा है, मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले उस सेंटेंस के अंदर आया हुआ फंक्शन चेक करना है। क्या कोई काम उस सेंटेंस के अंदर हो रहा है? अगर सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है, मीन्स व्हाट? देयर मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ डूइंग द एक्शन, हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन। कोई भी एक ऐसा इंसान होगा जो उस काम को कर रहा होगा, तो आपको उस इंसान को पकड़ना है, वही क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट। ये तो एक पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि व्हेन देयर इज नो एक्शन हैपनिंग इन द सेंटेंस, कोई काम ही नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे? तब ऐसी कंडीशन में यू हैव टू गो विद द पर्सन अबाउट whom वी आर डिस्कसिंग इन द सेंटेंस, जिनके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में उस सेंटेंस के अंदर चर्चा हो रही है, उस व्यक्ति के बारे में हम लोग खोजेंगे। यानी अगर मैंने आपको एक सेंटेंस लिख करके दिया था, राम किल्ड रावणा, तो राम ने रावण को मार दिया। मारने का काम राम ने किया। ये काम किसके ऊपर परफॉर्म हुआ है? तो रावण के ऊपर परफॉर्म हुआ है। रावण क्या है? तो रावण क्या रावण हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो काम हुआ है उसका असर रावण रावण के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, और इस काम को करने वाला कौन है? रावण। सॉरी। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था। आपको मालूम है, सब्जेक्ट को एक तरीके से अगर एक्शन दिया हो, तो हम देखते हैं कि उसमें डूअर कौन है। तो जो डूअर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब्जेक्ट है। दूसरा तरीका ये था कि जब कभी भी सेंटेंस के अंदर एक्शन न दिया हो, तो हम ये चेक करते हैं कि चर्चा किसकी हुई है। उस सेंटेंस के अंदर कौन सा व्यक्ति ऐसा है, कौन सा व्यक्ति या कौन सी विषय वस्तु ऐसी है जिसके बारे में चर्चा की गई। जो भी चर्चा किया गया पात्र होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ये आपको मालूम जानकारी है। बताने का मकसद मेरा क्या है? प्रेडिकेट। क्यों प्रेडिकेट बताना है? क्योंकि आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो आप समझो प्रेडिकेट क्या होता है। आप जब भी ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करते हो, तो आपको सबसे पहले ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ जरूरत के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपको पता है, प्रेडिकेट समझते हैं। देखो, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ, राम किल्ड रावणा, तो राम ने रावण को मार दिया। राम इज वॉट? राम एक सब्जेक्ट है। किल्ड मतलब क्या? किल्ड एक वर्ब है। रावण का मतलब क्या हो गया? रावण एक ऑब्जेक्ट है। तो ये तीनों बात आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि सिर्फ तुम ये बताओ हमें कि ये सब्जेक्ट कहाँ कौन है और इसमें प्रेडिकेट क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? पहले प्रेडिकेट मैं आपको एक डिफाइन कर दूं, डेफिनेशन बता दूं। देखो, प्रेडिकेट वो चीज होती है, जो भी बात सब्जेक्ट के बारे में बोली जाए। जैसे राम किल्ड रावणा बाई एन एरो, राम ने रावण को एक तीर से मार दिया। यानी राम ने जो काम किया है, राम के बारे में आगे बात क्या की गई है कि राम ने मार दिया रावण को। किससे मारा? तीर से मारा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बात कही गई है, ये किसके बारे में कही गई है? सब्जेक्ट के बारे में। तो याद रखना, प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाएगा, है ना, सब्जेक्ट के बारे में, वॉट एवर इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा, वॉट एवर इज सेड, जो कुछ भी कहा जाए, वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी सिंपल सी भाषा में याद रखो, सब्जेक्ट का मतलब डूअर या जिसके बारे में चर्चा हो। प्रेडिकेट का मतलब जो कुछ भी चर्चा का विषय वस्तु हो, जो कुछ भी चर्चा किया जाए, वो सारी बातें क्या कहलाएंगी? सारी बातें प्रेडिकेट कहलाएंगी। यहाँ इस केस में क्या है? राम एक सब्जेक्ट है। राम के बारे में जो कुछ भी बोला गया, तो भाई क्या बोला गया? किल्ड रावणा बाई एन एरो, उन्होंने रावण को एक एरो के द्वारा मार दिया। तो ये पूरी बात जो है ना, ये क्या कहलाएगी? प्रेडिकेट कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में पूरा बता रहा है। आप इतना बात याद रखोगे। और एक बात और याद रखना, आप एक बात नोटिस किए क्या ना, ये इस सेंटेंस के अगर मैं 2 टुकड़े बांटूं, तो पहला जो राम है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और दूसरा जो पार्ट है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा। है ना? खत्म हो गया ये पार्ट पूरा। यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यही तो इस सेंटेंस के अंदर था। इसके अंदर राम जो था वो सब्जेक्ट का काम कर रहा था, और प्रेडिकेट वाला जो पार्ट था, किल्ड रावण बाय एन एरो, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा।
टेक्निकली आप ये देख रहे हो कि सब्जेक्ट है ही, लेकिन जो प्रेडिकेट है ना, ये हमेशा सेंटेंस का एंड पार्ट होता है, सेंटेंस का एंड पार्ट है, अंत वाला पार्ट है। देख लो, अब तो ये बोलोगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, राम से लेकर एरो तक। लेकिन राम के बाद यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ फील्ड से लेकर के एरो तक, ये सेंटेंस का एंड पार्ट है कि नहीं, अंत वाला पार्ट है कि नहीं। यानी जो प्रेडिकेट होता है ना, आप एक बात यहाँ से और सीख गए, प्रेडिकेट तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता ही है, और साथ में उसका एक और उसकी खूबसूरती क्या है कि वो एंड में खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं आता। ठीक है, जो कुछ भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी प्रेडिकेट ही होगा। प्रेडिकेट जो कुछ भी कहा जाएगा हमेशा वो अंत में ही लिखा रहेगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, तो टेक्निकली वो हमेशा अंत में ही रहेगा। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हमारा मकसद ये बताने का इसलिए था कि एडजेक्टिव में इसका आपको इस्तेमाल करवाना है। आप एडजेक्टिव को पहले समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एडजेक्टिव के 2 टाइप होते हैं उनको समझाऊंगा। तो यहाँ तक की बात को आपने नोट कर लिया होगा कॉपी में, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। Before we are going through function of adjective, let us understand what is adjective। तो पहले समझ लेते हैं adjective होता ही क्या। देखो, adjective का मतलब होता है किसी चीज के बारे में थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी शब्द से मिल जाए, उसको adjective बोलोगे या तो adverb बोलोगे। अब केस आता है कि देखो, ऐड याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐड का मतलब समझते हो। ऐड का मतलब जब आप किसी चीज को खरीदने जाते हो तो आप उसकी ऐड देखते हो, ऐड का मतलब एडवर्टीजमेंट देखते हो। एडवर्टीजमेंट से आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है। जब कुछ ज्यादा सूचना आपको मिल जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में, तब आप उसके बारे में अच्छे से जान पाते हो। तो बिल्कुल यही काम है, जब भी एडिक्टिव की बात करें या एडवर्ब की बात करें, दोनों में देखो ऐड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी ऐड लिखा है, यहाँ पे भी ऐड लिखा है। ऐड का मतलब क्या पकड़ोगे, एडवर्टीजमेंट। तो ये दोनों शब्द जो होते हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं। ठीक है, प्रमोशन का काम करते हैं। ये किसी शब्द के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको देते हैं। जैसे निरमा पाउडर आपको खरीदना है, तो निरमा पाउडर के बारे में आपको जानकारी मिलती है टीवी से कि सफेदी हटाए, सफेदी लाए, इस तरीके से करके। तो आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाती है वहां से, तो आप उसको परचेज कर रहे होते हो। सेम काम यहाँ पे एडजेक्टिव का भी है और एडवर्ब का भी है। सिर्फ फर्क क्या है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, और जो एडवर्ब होता है ना, वो वर्ब, एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब के बारे में जानकारी देता है। जी हाँ, आपको थोड़ा सा जान करके आश्चर्य होगा कि आपने तो पहले, आज के पहले यही पढ़ा होगा कि एडवर्ब जो होता है वो सिर्फ वर्ब के बारे में, वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देता है। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के बारे में भी, एडजेक्टिव के बारे में भी, और खुद एडवर्ब के बारे में भी वो जानकारी देता है। यानी इन तीनों को क्वालिफाई कर रहा होता है। उसको क्या बोलोगे आप, एडवर्ब बोलोगे। तो हमारा मुद्दा यहाँ पे एडवर्ब सीखना नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों पैरोनीम है, दोनों एक ही साउंड से, एक ही बेस वर्ड से इजाद हुए शब्द हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बता दिया। मेरी आदत है इसे न्यूमोनिक्स के जरिए इस तरीके से वोकेबलरी को तैयार करना। आप मेरा तरीका देखे होगे, मैंने इसके पहले वोकेबलरी पढ़ा हुआ है। तो आप इसी वजह से मैंने आपको यहाँ से बताया, क्योंकि यहाँ पे दोनों शब्द ऐड से शुरू हुए थे। ठीक है, तो ऐड का मतलब क्या आप याद रखोगे, एडवर्टीजमेंट। ये दोनों शब्द एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, किसी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, एडवर्ब देता है वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव के बारे में। तो हम लोग सिर्फ बात यहाँ पे क्या करेंगे, एडजेक्टिव में। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देता है ना। तो अब जानकारी देने का मतलब क्या हो गया, उसकी विशेषता बताना। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं एक दो सेंटेंस के माध्यम से। देखो यहाँ लिखा है, विकी इज हैंडसम। विकी क्या है, हैंडसम है। तो विकी के बारे में ये जो हैंडसम शब्द है ना, विकी क्या है, नाम है। तो नाम किसी भी व्यक्ति का क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो विकी नाउन है, और इस नाउन के बारे में, विकी के बारे में ही तो इस शब्द से जानकारी मिली कि विकी कैसा है, विकी इज हैंडसम, विकी हैंडसम है। तो ये जो हैंडसम शब्द है ना, वो इस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है, उसको बता रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो इसको क्या आप बोलोगे, इसको बोलोगे एडजेक्टिव। ठीक है, इसको आप बोलोगे एडजेक्टिव। इतना तो आपको बात समझ में आ गया कि ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव है। अभी हम समझेंगे इसके अंदर भी जाकर के कि कौन सा वाला एडजेक्टिव है। अभी तो फिलहाल सिर्फ ये समझो कि एडजेक्टिव है या नहीं। फिर अगला सेंटेंस हमारे पास है, विकी इज अ हैंडसम हीरो। विकी कौशल सुने ना, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, विकी इज अ हैंडसम हीरो। अभी क्या है ना, विकी जो है उसके बारे में सिर्फ अगर इतना बोला जाए, विकी इज हैंडसम, तो विकी जो है हैंडसम तो है,
किसके बारे में बताया गया? विक्की के बारे में। तो विक्की क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन जब मैं लिख देता हूँ विक्की इज हैंडसम हीरो, तो अब जो विक्की के बारे में जो बताया गया वो एक और जानकारी निकल के आ गई। यानी ये बात पता चलती है कि विक्की एक हीरो है, और हीरो कैसा है? हीरो कैसा है? हैंडसम है। तो ये जो हैंडसम शब्द है ना, अब इस विक्की की तरफ ना इशारा करके ज्यादा इशारा किसकी तरफ कर रहा है? हीरो की तरफ। अब बोलोगे सर विक्की की तरफ भी तो इशारा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अब आपको दिख रहा है कि किसके बगल में लगा हुआ है? जिसके बगल में लगा रहेगा उसके तरफ उसका ज्यादा रुख रहेगा। यानी ये हैंडसम है ना, वो हीरो की तरफ इशारा ज्यादा कर रहा है। हालांकि ये दोनों शब्द मिलकर के बात विक्की का ही कर रहे हैं, लेकिन आप देखो विक्की इज अ हैंडसम हीरो। अभी मैं आपसे सवाल पूछूं कि विक्की कैसा हीरो है? कैसा हीरो है? तो जोर किस बात पे मैंने दिया? किस शब्द पे दिया? हीरो पे दिया। तो आपका जवाब आएगा सर हैंडसम हीरो है। तो ये जो हैंडसम शब्द है ना, इसकी तरफ इशारा कर दिया, हीरो की तरफ। कोई भी बात याद रखने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं। हर चीज का मैं लॉजिक बताऊंगा, हर चीज का मैं साइंस पढ़ाऊंगा। मैंने इसीलिए बोला ना कि यहाँ पे आपको बेस से लेकर के फेस तक चीजें मिलेंगी। जब तक आपकी स्पीड नहीं आ जाती, जब तक आप बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो जाती, तो बिल्कुल आप जीरो से सीखते जाओ, आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। तो विकी इज हैंडसम हीरो में हम लोग ने क्या समझा? हीरो विकी के बारे में बोला गया, और इस हीरो के बारे में जानकारी किसने दिया? एक्स्ट्रा जानकारी किसने दिया इस हैंडसम में? तो हैंडसम हमारा क्या कहलाएगा भाई? एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। और ये हीरो क्या है? ये हीरो क्या है? हमारा नाउन है। तो हीरो नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ये बात आप समझ गए। आगे भी शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन अब इन्हीं दोनों बातों से मैं आपको कुछ और बातें समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी मैंने दो टाइप डाला हुआ है, एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूटिव जो शब्द बना है वो एट्रीब्यूट से बना है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, क्वालिटी। जब किसी की क्वालिटी के बारे में बात की जाए ना, क्वालिटी के बारे में किसी का एट्रीब्यूट बताया जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, जब भी किसी की क्वालिटी बताओगे उस इंसान को मेंशन करोगे कि नहीं करोगे? आप ही बताओ। किसी की क्वालिटी बता रहे हो, हवा में बताओगे? आपको इस इंसान को मेंशन तो करना पड़ेगा ना कि फलाना इंसान है, फिर उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे मैं इस मार्कर की क्वालिटी बताऊं कि मार्कर जो है सेंसर मार्कर है, और इसको इसको पैड पर लिखा जाता है, तो अब इसको नाम अगर मैं नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बोल दूं कि पैड पे लिखा जाता है, सेंसर होता है, ऐसे बोल दूं, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है। उस व्यक्ति के बारे में तो मेंशन करना पड़ेगा ना। यानी किसी व्यक्ति के बारे में बिना मेंशन किए उसका एट्रीब्यूट आप नहीं बता सकते हो। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब भी आप देखोगे, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई पर्सन लगा होगा, कोई ना कोई चीज लगी होगी जिसके बारे में वो बताएगा। यानी हमेशा उसके बगल में आने वाला वो होता है। तो आप यहाँ से याद रखना, जो दो सेंटेंस हमारे लिखे हुए हैं, विकी इज हैंडसम, एंड दूसरा सेंटेंस क्या है? विक्की इज अ हैंडसम हीरो। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस, देखो यहाँ पे नाउन आया है कि नहीं? इसी नाउन के बारे में तो अब ये जानकारी देगा कि ये हीरो कैसा है? हैंडसम है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव तो है, लेकिन अब कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा? प्रेडिकेटिव, सॉरी, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हैंडसम कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव। हर सवाल का क्यों पूछा करो और जाना करो। और नहीं समझ में आती कोई सारी चीजें तो आप कमेंट में करके जरूर वाई जरूर पूछा करो। मुझसे सवाल करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे हर चीज का जवाब, क्यों का जवाब देना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप रट करके चले जाओ। बिल्कुल करना ही नहीं है ऐसा। अंग्रेजी बिल्कुल 2+2 4 होती है। जहाँ पे 2+2 5 होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 90%, 90 से 92-5% तक चीजें होती है कि बिल्कुल आप साइंस के थ्रू इसको सीख रहे होते हो। वैसे ही आपको दिखेगा, सारा लेक्चर फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैंने बोला ना कि आपको क्यों ऐसा करना है, क्योंकि भाई एट्रीब्यूट बताने के लिए उस पर्सन का तो होना जरूरी है ना। तो हीरो यहाँ पे आप लिखोगे पहले, तो ये पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। अब इसके बारे में जानकारी दोगे कि कैसा हीरो है भाई, तो हैंडसम हीरो है। तो ये जो हैंडसम हमारा है ना, वो किसकी जानकारी दे दिया? हीरो के बारे में। तो हीरो की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, हीरो हीरो के गुण के बारे में बता रहा है। और उसका क्वालिटी आप नहीं बता पाओगे जब तक उसको आप वहां पे रखोगे। तो हमेशा याद रखना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब भी होगा उसके बाद कोई ना कोई एक नाउन आता है। तो नाउन आ जाएगा, उसके मतलब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सेंटेंस के एंड में नहीं खत्म होगा कभी भी। तो सेंटेंस के एंड में नहीं खत्म होगा। ये जब शब्द मैं बोल रहा हूँ एंड ना, अभी आपको कनेक्ट होगा। तो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया हुआ है। तो हीरो जो है हमारा नाउन हो गया। इस नाउन के पहले हैंडसम शब्द है, क्या हो जाएगा? हमारी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला हमारे पास है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव क्या है? प्रेडिकेटिव यही तो बताने के लिए मैंने ऊपर आपको सिखाया प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। और एक चीज और सिखाई मैंने, एंड पार्ट। प्रेडिकेट इज ऑल्सो ऑलवेज द एंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमेशा एंड पार्ट ही होगा सेंटेंस का। समझ लो कैसे, देखो अगला यहाँ पे एक सेंटेंस जो लिखा मैंने,
विकी इज हैंडसम। अभी जो हैंडसम है वो एडजेक्टिव तो है, लेकिन मैं अगर पूछूं क्या हैंडसम के बाद भी कोई शब्द आया हुआ है, तो आपका जवाब आएगा नहीं, कहीं तो नहीं दिख रहा। तो ये जो हैंडसम शब्द है ना, वो सेंटेंस के एंड में है। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की खासियत क्या है, इसकी खास बात ये है कि अब ये हमेशा सेंटेंस के एंड में ही खत्म होता है। जैसा कि आप प्रेडिकेट का उदाहरण भी आप देखे थे, राम की डरावना बाय एन एरो। तो इसमें जो सेंटेंस का एंड पार्ट था ना, यही तो कहलाता था एडजेक्टिव। तो कोई भी सेंटेंस का एडजेक्टिव जो एंड में खत्म हो जाए, है ना, ऐसे एडजेक्टिव को क्या बोलोगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, प्रेडिकेटिव। तो आप यहाँ पे बात समझ पाए कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होगा और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले लगा हुआ होगा। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमेशा सेंटेंस का एंड पार्ट होता है, हमेशा खत्म होता है। तो विकी इज हैंडसम, विकी हैंडसम तो है, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आया हुआ है, इसलिए विकी के सिर्फ क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। दो चार एग्जाम्पल मैंने और लिखा हुआ है, और बातों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस इज अ ब्लैक मार्कर, दिस मार्कर इज ब्लैक। अब देखो, जब मैं बोलता हूँ दिस इज अ ब्लैक मार्कर, मैं पूरा इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करके आपको दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। दिस इज अ ब्लैक मार्कर। देखो मार्कर क्या है, मार्कर किसी चीज का नाम तो है, ये मार्कर ही तो है, इलेक्ट्रॉनिक मार्कर है, सेंसर लगा हुआ, तो ये मार्कर ही तो है। तो मार्कर किसी चीज का नाम ही है ना, किसी चीज का नाम है, तो नाम हमेशा नाउन होता है। तो ये नाउन हो गया। और इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी किसने दिया, इस ब्लैक ने, कि भाई मार्कर किस रंग का है, ब्लैक रंग का है, ब्लैक कलर का है। तो मार्कर के पहले ये जो लगा हुआ है ये एडजेक्टिव तो है, और एडजेक्टिव भी कौन सा, तो एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर अगला यहाँ पे सेंटेंस हमारा, दिस मार्कर इज ब्लैक। अब सिर्फ ये ब्लैक आ गया, ये ब्लैक जो है ना, इस मार्कर के बारे में बता रहा है। मार्कर कैसा है, ब्लैक। मार्कर की खास बात क्या है, मार्कर ब्लैक है। मार्कर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल गई आपको, मार्कर तो है, मार्कर कैसा है, मार्कर ब्लैक कलर का है। तो ये जो ब्लैक शब्द है ना, वो जानकारी आपको दे दिया थोड़ी सी ज्यादा, इसलिए क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि सेंटेंस के एंड पार्ट में आया हुआ है, सेंटेंस खत्म हो गया है यहाँ पे, इसके बाद नहीं आया। थोड़ा सा इसके बारे में दिमाग थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सी जानकारी और ले लो यहाँ से। ये जो यहाँ पे दिस लिखा हुआ है ना, दिस, देखो ये दिस के पहले, दिस के तुरंत बाद वर्ब आया है ना। तो जब इसके बाद तुरंत वर्ब आ जाए, तो मैंने आपको पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में बताया था, दिस के बाद तुरंत वर्ब आ गया तो इसको क्या बोलोगे, प्रोनाउन बोलोगे, है ना। लेकिन दिस मार्कर, मार्कर के बारे में अगर जानकारी दे दिया जाए कि कौन सा मार्कर, तो मैं बोलूँ ये वाला मार्कर। कौन सा मार्कर, ये वाला मार्कर। इस ये जो दिस शब्द है ना, दिस इस मार्कर की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है ना। कौन सा एडजेक्टिव है, दूरी बताने वाला या निकटता बताने वाला। तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है, यहाँ पे बस आपको सुनते जाना है, इसको लिखना भी नहीं। मैं एक एक बातें सबको आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बताता जाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे पीडीएफ मिलेगी। इसके लेक्चर्स में हम लोग ये सब बात करेंगे। यहाँ पे आया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग हमेशा प्रिपेयर है चीज़ों के लिए। ज़्यादा कोशिश किया करो, जो जानकारी एक्स्ट्रा मिलती है उसको लेते जाओ। तो दिस के बाद जब यहाँ पे वर्ब आ गया तो इसको प्रोनाउन बोलेंगे, और दिस के बाद कोई नाउन आ गया, है ना, ये नाउन आ गया तो इसके बारे में, ये एडजेक्टिव हो गया, इसका इसके बारे में जानकारी दे रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव कहलाएगा। तो दिस की प्रोफाइल भी आप समझ पा रहे हो। तो कभी भी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कभी भी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको देखना है, तो उसको आपको क्या चेक करना चाहिए, उसका पोजीशन चेक करना चाहिए, है ना, कि वो कहाँ पर प्लेस किया गया है। और दूसरी चीज को क्या चेक करना चाहिए, फंक्शन चेक करना चाहिए, उसका वहाँ पे रोल क्या है, फंक्शन। आपको कभी भी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच याद नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका पोजीशन चेक करना है और फंक्शन चेक करना है कि वो कौन सा काम कर रहा है। तभी आप बता पाओगे कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे यहाँ पे दिस को आपने अगर रट लिया है कि दिस हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे तो प्रोनाउन नहीं है, तो आप घन चक्कर में पड़ जाओगे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी फिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, सिवाय कुछ के। बहुत ही कम ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो अपने प्रोफाइल को लेकर के बिल्कुल अडिग होते हैं, फिक्स होते हैं। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको समझना पड़ता है कि वो कहाँ पे पोजीशन किए गए हैं, कहाँ पे उनको प्लेस किया गया, कहाँ पे उनको रखा गया है। नाउन की जगह पे रखा गया, प्रोनाउन की जगह पे रखा गया, कि कौन सी जगह पे रखा गया। उसका पोजीशन चेक करेंगे, उसका फंक्शन चेक करेंगे कि वो काम कौन सा कर रहा है। ठीक है, वो काम को चेक करने के बाद, उसकी जगह को चेक करने के बाद आप उसका नाम दे पाएंगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारे पास है, ही इज अ स्टूडेंट
एंड ही इज इंटेलिजेंट। दो शब्द है हमारे पास। तो पहला शब्द हमारे पास ही इज अ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है ना, ये किसके बारे में जानकारी दिया? ही के बारे में। ही इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या किसके बारे में जानकारी दिया? ही के बारे में। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने वाला क्या कहलाया जाएगा? एडजेक्टिव कहलाया जाएगा। एक बात यहाँ पे टेक्निकली हम लोग यही होना चाहिए। टेक्निकली तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये हमारा एक क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन एडजेक्टिव की खासियत ये है, आप जानते हो एडजेक्टिव का मतलब विशेषता हिंदी में। तो विशेषता का मतलब क्या? कुछ क्वालिटी बताए। स्टूडेंट होना कोई क्वालिटी है क्या? जरा आप अपने आप से पूछो। स्टूडेंट होना क्वालिटी है? स्टूडेंट तो एक इंसान को एक क्लास को एक ग्रुप को बोला जाता है जो पढ़ने जाते हैं। स्टूडेंट होना एक क्वालिटी तो नहीं है। तो कहने का मतलब कुछ तो ऐसी गड़बड़ है जो इसको हम सीख करके बैठे हैं कि ये इसके बारे में जानकारी दे दिया तो इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अब जरा सोच के देखो, कोई स्टूडेंट है या कोई डॉक्टर है ना, कोई टीचर है, तो ये क्या किसी की, ये तो प्रोफेशन है सब ना। हर इंसान अपने अपने तरीके से जो काम कर रहा है उसके वजह से एक नाम दिया जा रहा है उसको। क्या दिया जा रहा है? नाम। तो मैं अगर इसको नाम बोलूं तो क्या गलती है? इसको मैं अगर नेम बोल दूं तो क्या गलती है भाई? तो नाम आप जानते हो कि हमेशा क्या होता है? वो नाउन ही होता है। तो आप कैसे इसको एडजेक्टिव कह सकते हो? है ना? तो आप यहाँ पे इतनी बात जानकारी लिए रहे ना, अगला सेंटेंस मैं बता रहा हूँ तो फिर इन दोनों को कनेक्ट करके समझाऊंगा। फिर अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज इंटेलिजेंट। अभी जो इंटेलिजेंट शब्द है ना, ये खास बात है। ये इस ही की खास बात है कि वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है। ये तो जानकारी आपको है ही। लेकिन ही के बारे में जो विशेषता वाली बात बताई गई ना, वो इंटेलिजेंट होने की बताई गई। ही क्या है? इंटेलिजेंट है। ही समझदार है। तो ही इंटेलिजेंट, ये उसकी खास बात है, खासियत है। तब यहाँ पे इसको क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एंड में आया है तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सर इसको क्या बोला जाए? स्टूडेंट को क्या बोला जाए? क्योंकि स्टूडेंट कोई एडजेक्टिव नहीं है। स्टूडेंट कोई खासियत नहीं है। स्टूडेंट होना, डॉक्टर होना, टीचर होना, पेंटर होना, ये सारी बातें खासियत नहीं है। एक किसी भी काम को करने वाले व्यक्ति को उसके प्रोफेशन की वजह से, उसके काम को करने के जो काम को परफॉर्म कर रहा है, काम के करने के नेचर की वजह से उसको कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है, एक खास सा नाम दे दिया जाता है। उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो चूंकि भाई ये नाउन है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने वाला शब्द नाउन हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको बताया था, लेकिन अच्छे से नहीं बताया था, क्योंकि मैं जान रहा था कि आगे आएगा तो उसको वहाँ पे बताना ही होगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया भी था। आगे मैं इसको बताऊंगा तो आप यहाँ पे याद कर लोगे, लिख भी लोगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब कहा जाएगा? जब कोई नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे, लेकिन वो एडजेक्टिव ना होकर के सिर्फ सेंटेंस को पूरा करे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब करने का मतलब क्या होता है? पूरक, सेंटेंस को पूरा करने वाला। तो ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। ही इज अ, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ ही इज अ, वह एक है। आपका जवाब आएगा सर क्या है? तो मेरा जवाब क्या आ जाएगा? वो एक स्टूडेंट है। और स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया? स्टूडेंट एक नाउन है। स्टूडेंट किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है जो पढ़ाई कर रहा है, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉमनली तौर पे कॉमन। ऐसे सभी लोगों के लिए कॉमन सा शब्द, जो लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन सभी लोगों के लिए कॉमन सा नाम है स्टूडेंट। ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो पढ़ाते हैं, एक कॉमन सा नाम है टीचर। ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं, दवाएं देते हैं, उनका नाम है डॉक्टर। ऐसे सभी लोगों के लिए कॉमन सा नाम है, उनका एक नाम पर स्पेसिफिक होगा, लेकिन एक कॉमन सा नाम है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, वो सारी बातें नाउन के अंदर आएंगी, मैं ऐसे ही आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो ही इज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये दो यहाँ पे आप बेसिक बेसिक बातें समझे। प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में एक जानकारी देने वाला जो होता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक तो जानकारी जो देता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और दूसरा एक शब्द आता है, उसको वो नाउन का प्रोफाइल होल्ड करता है, इसीलिए उसको हम कभी भी एडजेक्टिव नहीं बोल सकते। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन, सॉरी, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो हमारा स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो थोड़ा सा फिर से मैं आपसे विनती करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग को अपने बढ़ाइए। दो जानकारी यहाँ पे, एक जानकारी आपके दिमाग में और डालना चाह रहा हूँ। देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये सब्जेक्ट है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, है ना? ये सब्जेक्ट हो गया। और ये आपका देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है ना? उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप देखा जाए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाला जो काम कर रहा है वो कौन है? यही वर्ब तो कर रहा है ना? तो कभी भी इस तरीके का वर्ब आ जाए, आप देख पा रहे हो ये सब्जेक्ट है और ये
ऑब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन तब भी आप ये देखो कि अगर ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे एक्शन हो रहा होता तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये जो वर्ब होते हैं ना, ये सिर्फ इन दोनों को जोड़ने वाले वर्ब कहलाते हैं। इसीलिए आपने उन लोगों ने सुना होगा एक शब्द लिंकिंग वर्ब। तो भाई लिंकिंग वर्ब किसी और चिड़िया का नाम नहीं है, इसी को बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या हो जाता है, जोड़ने वाला, जो नाउन को कॉम्प्लीमेंट से, एडजेक्टिव से जोड़ दे रहा है, उसको क्या बोलोगे, लिंकिंग वर्ब बोलोगे। ये दोनों के बीच में लिंक स्थापित कर रहा है, तो सिर्फ ये क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब। इसको मेन वर्ब भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब का बन ही नहीं सकता। तो यही जो लिंकिंग वर्ब, वही मेन वर्ब का काम कर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। तो है कि अंग्रेजी यहाँ पे क्या है, इज है। आपको जैसे समझना हो समझ लो, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब आपको याद रखना। कोई कभी पूछ दे कि लिंकिंग वर्ब कौन होता है, किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सो कॉल्ड स्टूडेंट या इंटेलिजेंट जो यहाँ पे है, उसको जोड़ने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। चलो इतनी आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2-3 सेंटेंस मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है। ही इज अ सिंगिंग, सॉरी ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग, ही इज अ सिंगर। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ। इतनी बातें आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लेना, साथ में एक अच्छे से नोट्स बनाते जाओ। आपका कुछ ही दिन में एक अच्छा सा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, जो आपको हमेशा काम आएगा। हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं इन 3 सेंटेंस को। इन सारे के माध्यम से मैं आपको फंक्शन आपको आज समझा दूंगा एकदम अच्छे से। अब इतना समझ जाओगे तो आपको आगे जाकर के दिक्कत नहीं होगी। देखो अगला हमारे पास जो सेंटेंस है, ही इज सिंगिंग। दूसरा सेंटेंस है, ही इज अ सिंगर। अब जब मैं बोलता हूँ ही इज सिंगिंग, ही क्या है, सब्जेक्ट। इज क्या है, इज क्या है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पहले बात करेंगे सिंगिंग के बारे में। सिंगिंग एक काम है, काम को क्या बोलते हो, फंक्शन। जब सिंगिंग एक काम है तो काम को करने, अगर मैं डायरेक्ट इसको हटा दूं, इसको ना लिखूं, सिर्फ लिखूं ही सिंगिंग, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसमें वह गा रहा है, इस सेंटेंस का हिंदी मतलब होगा वह गा रहा है। अब कभी भी इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शैल, डिड, डू, ये सारी चीजें क्यों लगाई जाती हैं, ये समय की जानकारी देने के लिए लगाई जाती है। आप टेंस जानते हो, टेंस का मतलब क्या होता है, समय, टाइम। तो जब कोई भी सेंटेंस बोला गया है या कोई भी बात बोली गई, तो वो कौन से समय में बोली गई है। मैं अगर बोलूं मैं गा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी, आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो काम जो है अभी अभी चल रहा है। तो इस समय को दिखाने के लिए मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट 12 टेंस होते हैं, उन 12 टेंस का इस्तेमाल समय को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ही इज सिंगिंग जो लिखा, ये इज लगाया हुआ है ना, ये इज जो है वो क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कह रहे हो, ये सब क्या घन चक्कर है। चलो समझ लेते हैं इसको भी। जब सिंगिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिंगिंग क्या है, सिंगिंग हमारा एक फंक्शन है, काम है। सिंगिंग क्या है, काम है। अब याद रखो, जब घर में 2 भाई होते हैं या घर में बहनें भी होती हैं, भाई भी होता है, तो भाई बहन होने के बाद क्या होता है कि भाई का काम अलग बढ़ जाता है, बहनों का काम अलग बढ़ जाता है। लेकिन घर में सिर्फ एक ही लड़का है, तो घर में एक ही लड़का है, उसको ही बहन भी बनना पड़ता है और भाई भी बनना पड़ता है। यानी उसको मम्मी का कपड़ा भी धुलना पड़ेगा, मम्मी के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा, सब्जी भी ले आना पड़ेगा। यानी ईच एंड एवरी काम विल बी डन बाय द पर्सन हु इज अलोन। भाई चाहे बेटा जो भी अलोन है, तो वो सारे फंक्शन पर कर रहा होता है, जितने भी लड़कियों के काम है, जितने भी लड़कों के काम है, वो सारे कामों को कर रहा होता है। तो सेम बात ये स्टोरी याद रखना कि जब यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब आ रहा था, तो आप इसको लिंकिंग वर्ब, इसके अलावा मैंने आपको मेन वर्ब एक बता दिया था, लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब आप इसको बोल ले रहे थे, लेकिन आपको बोलना क्या, लिंकिंग वर्ब ही बोलना है। फिर लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब आप इसको बोल सकते थे, क्योंकि एक ही था, तो एक ही आदमी है, वही मेन है, वही लिंकिंग है, सब कुछ वही है। लेकिन जब यहाँ पे मेन वर्ब आ गया, जिसको आप फंक्शन बोल रहे हो ना, फंक्शन, मेन वर्ब है ना, जब यहाँ पे मेन वर्ब आया हुआ है, तो ये जो आदमी है ना, वो सिर्फ सपोर्ट का काम करेगा, जो सिर्फ मेन वाले को सहारा देगा, तो काम वो परफॉर्म नहीं करेगा, वो लिंकिंग का काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ परफॉर्म मतलब सपोर्ट करने का काम करेगा, इसीलिए इसका नाम हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो जब जब भी कभी कोई फंक्शन आ जाए, याद रखना, जब भी कोई फंक्शन आ जाए, तो उस फंक्शन के साथ जो वर्ब लगा रहेगा ना, उस फंक्शन को मदद करने के लिए लगाया जाता है। और ऐसे वर्ब का काम सिर्फ इतना होता है कि वो टेंस की जानकारी दे और किसी भी चीज का काम न करे, सिर्फ वो मदद करने का काम करता है।
मदद कैसे करता है? समय को बता करके मदद करता है, यानी टेंस को डिफाइन करता है। तो ही इज सिंगिंग, मैं आपसे पूछी कौन से टेंस को डिफाइन कर रहा है, तो इज एम आर के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ये बात की क्लैरिटी हुई कि जब भी फंक्शन होगा तो फंक्शन के पहले जब भी कोई वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब का काम होगा। उसके बाद हमसे अगर कोई पूछे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है तो हम टेंस में जान करके उसको जानकारी दे देंगे। अगला हमारे पास शब्द है ही इज अ सिंगर। अब देखो यहाँ सिंगर एक क्या है? नाउन है। सिंगर की कोई खासियत थोड़ी है, सिंगर एक नाउन है। तो सिंगर क्या हो गया? सिंगर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि ये जो सिंगर है ना, वो ही के बारे में जानकारी न दे करके, ही के बारे में जानकारी एक्स्ट्रा न दे करके ही की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, यानी इस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। इसलिए इसलिए सिंगर क्या है? एक सिंगर जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ही तो आप जानते हो ये क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ही इज गुड, ही इज गुड क्या है? अब यहाँ पे आपने लिंकिंग वर्ब समझ लिया ना, तो लिंकिंग वर्ब समझ लिया है तो मैंने आपको बताया था, मैं दिमाग में आपके धीरे धीरे चीजें इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सारी चीजें हो सकता है बहुत नई लग रही हैं, है ना, क्योंकि आपको इतने बेस से कभी पढ़ाया नहीं गया, तो ये सारी चीजें आपको नई लग रही होंगी, इसलिए आप बहुत ही आराम आराम समझते चले, एक भी डाउट आपका बचेगा नहीं। मैंने आपको बोला नहीं, जब ये नाउन रहेगा तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। एक चीज मैंने आप छोड़ा हुआ है, ये इज, इसके बारे में मैंने इन दोनों को हालांकि बता दिया था लिंकिंग वर्ब, लेकिन ध्यान रखना जब भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ये जो सब्जेक्ट है इसको एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जब जोड़ा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? जब किसी की अवस्था को बताई जाए। आगे देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने आपको यहाँ नहीं बताया, यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे बताने वाला था, आगे समझ लो, आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये प्रोनाउन था और ये क्या था? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो सब तो यहाँ पे सब्जेक्ट को जोड़ने वाला इससे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, यानी ये जो वर्ब आएगा ना, जोड़ने वाला वर्ब, इसको क्या कहोगे आप? लिंकिंग वर्ब कहोगे। ये पहली बात थी, आपको समझ में आ गई। दूसरी बात हमको क्या समझनी है? एक तो हो गया हमारे सब्जेक्ट से कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा है। दूसरा बात ये समझना कि सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे जोड़ने वाला क्या होगा भाई? जोड़ने वाला एक वर्ब होगा जो जोड़ेगा सेंटेंस को। यहाँ पे तब क्या होगा? यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। यही तो आपने दो बातें सीखी हैं, एक में आपने यहाँ पे नाउन देखा था, दूसरे में आपने एडजेक्टिव देखा था। ऊपर भी आप नहीं देखा था, एक में आपने यहाँ नाउन देखा था, दूसरे में आपने एडजेक्टिव देखा था। तो आपको याद क्या रखना है कि जब यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ा जाएगा तो बीच में जोड़ने वाला जो वर्ब है उसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। एलवी मैंने लिख दिया, लिंकिंग वर्ब याद रखना। जब यहाँ पे सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ा जाएगा तब इसको क्या बोलोगे? तब इसको अब लिंकिंग वर्ब नहीं बोलोगे, यही बात मैं समझाना चाहता था। अब इसको आप बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। क्या बोलोगे? स्टेटिव वर्ब, है ना। स्पेलिंग नहीं ठीक से लिखा पाया, फिर से मैं लिख देता हूँ। स्टेटिव स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब बोलने का लॉजिक क्या है? स्टेटिव वर्ब का मतलब जब किसी चीज की अवस्था बताई जाए, स्टेट बताया जाए, है ना। ही इज गुड, वह अच्छा है। ही इज गुड, वह कैसा है? अच्छा है। उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो एक कैसा इंसान है? अच्छा इंसान है। वह बुरा है, वो कैसा इंसान है? बुरा है। उसकी स्टेट बताई जा रही है। जब भी स्टेट बताया जाएगा, यानी स्टेट का मतलब ऐसा समझ लो डायरेक्ट कि जब यहाँ पे कोई एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होने का मतलब क्या हो गया? ये स्टेट बता रहा है ये सब्जेक्ट का, वो कैसा है? अच्छा है, बुरा है, दुखी है, खुश है, ये सारी अवस्थाएं हैं, सारी स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। तो ये जब स्टेट बताया जाएगा यहाँ पे, जब भी एडजेक्टिव होगा तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको हमेशा स्टेटिव वर्ब बोला जाएगा। तो आप इतनी बातें समझ पाए होगे, तो सारे लोग अच्छे से इसको नोट बना लेना। और हम लोग इसके बारे में, मैंने तो यही सोचा था कि मैं आपको आज फंक्शन ऑफ वर्ब भी समझा दूंगा, लेकिन एडजेक्टिव में ही मैंने इतना समय ले लिया है तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम लोग कोशिश करेंगे अगले वाले में इसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।